सलाम साथियों, अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के जीवछ चौक स्थित रीजनल सेकेंडरी स्कूल के कैंपस के प्रांगण के पास ही। आप तमाम लोगों को बता दें कि अभी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनका नाम डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे है। पांडे सर मधुबनी स्थित इस रीजनल सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर हैं और आप तमाम लोग इन्हें जानते हैं। मधुबनी शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल के डायरेक्टर के नाते और एक बेहतरीन शिक्षक के नाते ये जाने जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद, चूँकि ये जनवरी है और जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद आप तमाम लोग जानते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में एक नए सेशन की शुरुआत होती है और हमने इसी वजह से सोचा कि सर से बातचीत की जाए, क्योंकि मधुबनी ज़िला की अगर बात की जाए तो एक प्रतिष्ठित स्कूल के नाम से रीजनल सेकेंडरी स्कूल जाना जाता है। सर हमारे साथ मौजूद है। हम सीधे सर से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस स्कूल में जो एडमिशन का प्रोसीजर है, किस तरह से एडमिशन होता है और किस तरह से इस स्कूल में, चूँकि एक बहुत कम अरसे में जो बच्चे हैं वो फिल हो जाते हैं। जो एक तो होता है कि टाइम है आपके पास अच्छा खासा, आप अप्रैल से पहले तक एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बेसिकली होता ये है कि चूँकि प्रतिष्ठित स्कूल की कहानी यही होती है कि उस स्कूल में ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है। तमाम गार्जियन लगे रहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ एडमिशन हो जाए ताकि आने वाले वक्त में उन्हें परेशानी ना हो। हमारे साथ सीधे सर हैं, हम सर से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ प्रोसीजर है, किस तरह से स्कूल में बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, साथ ही साथ इस स्कूल का विज़न क्या है, बच्चों के लिए क्या कुछ जो है कहा जा सकता है फैसिलिटीज़ हैं, साथ ही साथ गार्जियन के लिए क्या कुछ यहाँ पर जो है ऑप्शंस हैं। तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। हिंदुस्तानी मीडिया को हमारी ओर से ये शुभकामना है कि वो दिनानुदिन ये अग्रतर बढ़ती चली जाए और समाज की सेवा कर सके। बहुत शुक्रिया सर। सर आप नए साल की शुरुआत हो गई है, 24 की शुरुआत है, कुछ ही दिनों में कहा जा सकता है कि एक नए सेशन की शुरुआत होने वाली है। एग्जामिनेशंस का पीरियड शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों के बाद जब ये सेशन शुरू होगा, एडमिशन लेने का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, तो किस तरह से अपने स्कूल में जो है वो एडमिशन लेने का तरीका है, कब तक ये टाइमिंग शुरू होने वाली है, कब से स्कूल में जो है एडमिशन ले सकेंगे और क्या लास्ट पीरियड तक स्कूल में एडमिशन लेने का ऑप्शन रह पाता है या फिर वो वक्त ख़त्म हो जाता है, इन तमाम चीज़ों पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा नज़र डाल दें, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो इस तलाश में हैं, क्योंकि रीजनल सेकेंडरी स्कूल अपने आप में एक पहचान है इस स्कूल की, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की उत्सुकता रहती है कि जल्द से जल्द हम अपने बच्चे की एडमिशन यहाँ पर करा दें। किस क्लास तक के लिए है और क्या कुछ सुविधाएँ होंगी, तमाम मुद्दों पर चाहेंगे। देखिए, हमारा स्कूल या रीजनल सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है और सेशन शुरू होता है अप्रैल में। 1 अप्रैल से पहले सेशन शुरू नहीं किया जा सकता, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया और जो बच्चे इच्छुक हैं, जो गार्जियन समझना बूझना चाहते हैं, तो इस वर्ष 14 फरवरी से नामांकन प्रारंभ करने की बात सोची गई है। 14 फरवरी से नामांकन शुरू होगा और जितना सीट्स जिस क्लास में वैकेंट होगा उसी के अगेंस्ट में नामांकन होगी। इसलिए अभिभावकों को यह छूट होती है कि वह उपयुक्त विद्यालय को चुनकर अपने बच्चों का नामांकन दे पाएँ ससमय, ताकि सेशन जब शुरू हो अप्रैल में तो ये वेरी फर्स्ट डे से बच्चे शिक्षा दीक्षा ले सकें, उनको विद्यालय के संदर्भ में जानकारी मिले। और कुछ दिन तो लग जाता है बच्चों को नए माहौल में स्वयं को ये समायोजित करवाने में, एडजस्ट करने में कुछ वक्त लग जाता है, और वो शुरू से अगर लग जाएंगे तो उसमें ज़्यादा समय का नुकसान नहीं होता है, साथ ही पढ़ाई भी सुव्यवस्थित रह पाती है बच्चों को। नामांकन जो हम लोग लेते हैं वो बच्चों का एक चयन प्रक्रिया है, जिसमें उसका रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, साक्षात्कार, जिसके आधार पर हम लोग निर्णय ले सकें कि जिस एज ग्रुप के बच्चे हैं या फिर अभिभावक या बच्चे जिस किसी भी क्लास को ऑप्ट करते हैं, क्या उस क्लास के लिए अपेक्षित हैं बच्चे, उस क्लास के लिए उपयुक्त हैं। साथ ही उसका ये अगर किसी दूसरे विद्यालय से आते हैं तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका फोटोग्राफ लिया जाता है। अभी जो नए ये 1-2 साल से
जो सरकार की ओर से यूडाइस भरवाया जाता है उसमें आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, इसलिए आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी हो। अगर बच्चे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में होते हैं, अगर आधार कार्ड पहले से नहीं बना हुआ हो तो आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया बच्चों को, उनके अभिभावकों को समझा दिया जाता है। फिर इस आधार पर सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ बच्चों का नामांकन उपयुक्त कक्षा में होता है। उस कक्षा के लिए CBSE के गाइडलाइंस के अनुरूप बुक लिस्ट बच्चों को दे दिया जाता है। पेरेंट्स स्वतंत्र होते हैं, उनको जहाँ कहीं भी किताबें मिलती हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार किताब खरीद सकते हैं। साथ ही बच्चों का जो प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म का भी उनको सैंपल दे दिया जाता है, मीन्स कि कपड़े की कटिंग, और उससे मिलते जुलते या उसी तरह के कपड़े में वो अपने बच्चों का यूनिफॉर्म या तो रेडीमेड लें या फिर किसी दुकान से कपड़ा खरीद के उसको फिर स्टिच करवा लें किसी टेलर के यहाँ। वो उनकी सुविधा पर निर्भर करती है। तो हमारे यहाँ पूरी तरह से अभिभावक को जहाँ स्वतंत्रता की ज़रूरत है वहाँ स्वतंत्रता दी जाती है। मुझे विद्यालय में सिर्फ उनकी पढ़ाई लिखाई, बच्चों का उपयुक्त कक्षा में चयन, इन बातों पर मेरा पूर्ण रूप से ध्यान रहता है। सर, आपने बताया कि टेस्ट देना होता है किसी भी बच्चों को, तो ये किस क्लास के बच्चों तक के लिए ये टेस्ट का सिस्टम है? नामांकन जैसे नर्सरी प्रेप क्लासेस जो भी होते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वगैरह में तो वैसे ही देख के बच्चों से बातचीत कर ली जाती है। लेकिन जहाँ से क्लासेस शुरू होते हैं, जैसे 1 में मुझे एडमिशन लेना है किसी बच्चा का, या कोई बच्चा या पेरेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं कि 1 में मुझे नामांकन देनी है, तो उनके लिए कक्षा 1 का जो टेस्ट पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें यूकेजी लेवल का क्वेश्चन होगा, ताकि इससे पता चल जाए यूकेजी का जो स्टैंडर्ड है उससे बच्चा आगे निकल चुका है एंड अब वो अगली कक्षा मतलब 1 में नामांकन लेने के लिए सक्षम है। इसी तरह से जिस किसी भी कक्षा की जांच परीक्षा होती है, तो हमारे विद्यालय की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें पढ़ाने लिखाने का जो एक लेवल है, स्तर है, उस स्तर को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं। उसी प्रश्न पत्र के आधार पर बच्चों का नामांकन होता है। अच्छा, चूँकि सर ये एक CBSE एफिलिएटेड स्कूल है, तो एक चीज़ लोगों के जहन में होती है कि स्कूल की फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। कुछ लोग इस बात से डरे रहते हैं क्योंकि आज भी गांव आसपास के जो लोग हैं या शहर में भी रहने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोगों का उस हिसाब का इनकम नहीं होता है। तो इस स्कूल का जो फी स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से है और कितना है, थोड़ा अगर इसके बारे में आप बता सकें। वैसे भी निजी विद्यालय का जो कंसेप्ट है वह लोकेलिटी, जिस क्षेत्र में वह विद्यालय है वहाँ के बच्चों के शैक्षणिक स्तर, वहाँ के पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखकर ही वहाँ शुल्क भी रखा जाता है। विद्यालय का एक लेवल भी बना रहे, यहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं हैं, जो दैनिक एक्सपेंडिचर है या फिर जो सैलरी स्ट्रक्चर है, कन्वेंसेस की जो सुविधा है या अन्य सुविधा जो वर्ग कक्ष में प्रदान किया जाता है, क्लीनलीनेस है वगैरह, इस तरह की जितनी भी बातें हैं उसको मीट करने के लिए एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वह पूरा हो सके, इसमें कहीं बाधा नहीं आए और स्मूथली विद्यालय चल सके। यहाँ के लोगों के पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखकर ही यह शुल्क निर्धारित किया जाता है। और मैं समझता हूँ हमारा विद्यालय बहुत पहले से चल रहा है, इसलिए अभिभावकों के संदर्भ में मुझे जानकारी है कि यहाँ के लोग किस लेवल का फ़ी ये दे पाएंगे, उनको सुविधा होगी, वहाँ झिझकेंगे नहीं, उनको कठिनाई नहीं होगी। तो यह तो अब एडजस्ट हो गया है, मुझे भी जानकारी मिल गई है कि इतने पैसे तक लोग दे पाएंगे और जो उपयुक्त है, जो ज़रूरी है विद्यालय संचालन के लिए। साथ ही सरकार के द्वारा भी फ़ी को निर्धारित कर दिया गया है कि आप 7 से 8% आप ये इनरीच कर सकते हैं, फ़ी को बढ़ा सकते हैं। उससे अधिक अगर बढ़ाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर आप क्या सुविधा अतिरिक्त प्रदान कर रहे हैं जिसके लिए आपको शुल्क बढ़ाना पड़ रहा है। मान लीजिए कि अभी क्लासरूम्स में राउंड क्लॉक ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है तो उस पर खर्चा है, जब कभी भी लाइन कटे तो डीजी जनरेटर चलता है तो उस पर खर्चा है। अगर
हमारे बच्चे उस लेवल में चले जाएं कि उनको कूलर चाहिए, तो फिर कूलर के लिए एक्स्ट्रा खर्च पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि सेंट्रलाइज्ड एसी का प्रबंध करने की ज़रूरत पड़े तो एसी पर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। कमरा को ज़्यादा स्मूथ करना पड़े तो उस पर खर्च बढ़ता है। इसी तरह से फ़ी का निर्धारण होता है कि हम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उसके एवज में जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है वह मीट कर जाए, इसके आधार पर फ़ी। फिर शिक्षकों की सैलरी है, यहाँ उनको देख रेख करने के लिए प्यून है, आया है, या गार्ड है, गेट पर गार्ड है, कन्वेंस में गाड़ी में किस तरह की सर्विस बच्चों को दी जाए, उसके आधार पर जो एक्सपेंडिचर आता है, इन सारी बातों पर हम लोग ध्यान देते हैं। फिर एक फ़ी निर्धारित करते हैं, इस बात को ख्याल में रखते हुए कि पेरेंट्स को पे करने में कठिनाई नहीं हो और उनको अधिक बुरा भी न लगे। बिल्कुल। तो सर ने ये साफ बता दिया है कि जो भी क्योंकि जिस लोकेलिटी में स्कूल है, मान लेते हैं अगर ये मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में ये स्कूल है, तो इसके आसपास में लोगों का जो इनकम होता है, जो तमाम एक तरह से कह सकता है लोगों की जो स्ट्रक्चर है उनके इनकम का, उसी हिसाब से स्कूल भी अपना एक फ़ी स्ट्रक्चर बनाती है। और वो वाकई सही बात है, हर जगह हर लेवल पे लोगों का अलग अलग कहा जा सकता है कि ज़िंदगी गुजारने का एक अलग अलग लेवल है। उसी लेवल को एक हिसाब बना करके, उसको एक एवरेज बना करके स्कूल में फ़ी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। सर, हर समाज में ये देखा जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस लायक नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके। गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है इस पे, सरकारी स्कूल्स हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये उम्मीदें होती है कि काश मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेता, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है। सरकार ने जैसे अस्पतालों में इलाज करने के लिए 5 लाख रुपया फ्री कर दिया कि चलो अब तुम प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करवा सकते हो। क्या एक प्राइवेट संस्था किसी बच्चे को फ्री में पढ़ा सकता है या उसके फ़ी को कम कर सकता है अगर सामने वाला इंसान इस लेवल का नहीं है कि वो पैसा दे सके, फ़ी दे सके? ऐसे केस में अगर आपके यहाँ कोई गार्जियन चाहे कि हम एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन उनका वो लेवल नहीं है कि वो आपको 500 रुपये भी महीने का दे सके या 1000 रुपये भी महीने का दे सके, ऐसे केस में क्या करें? यह जो एकेडमिक फील्ड है ये एक्चुअली चॉइस का फील्ड है। इंस्टिंक्ट में, जिनके इंस्टिंक्ट में एजुकेशन बसती रचती है, वही इस फील्ड में अपना कदम आगे बढ़ाएं, यह जरूरी होता है। सच्ची बात तो यह है कि शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता है और इसके एवज में कोई मूल्य नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन शिक्षक हैं या व्यवस्था है, उसको चलाने के लिए एक ज़रूरी पैसे की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए फ़ी होता है। बावजूद इसके अगर ऐसे कोई बच्चे हैं, मान लीजिए किसी के पिताजी ठीक ठाक थे लेकिन किसी कारण से वो इकोनॉमिकली हैरेस्ड हो गए, अब उनके पास पैसे नहीं हैं और बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, तो वैसे बच्चों को हम लोग पूरी सुविधा देते हैं। वह परिस्थिति के अनुरूप हम लोग निर्णय ले लेते हैं कि इस बच्चे को अगर पढ़ाया लिखाया जाए तो इसमें कितनी छूट दी जाए या बिल्कुल इसका फ़ी एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो ऐसे बच्चे या फिर समाज के ऐसे बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं लेकिन उसके माता पिता की आर्थिक ढांचा बड़ी ही कमज़ोर है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग निर्णय ले लेते हैं उस अभिभावक और उस बच्चे को देखते हुए कि इसको कितना एग्जाम्पशन मिले या पूरा एग्जाम्पशन मिल जाए। और ऐसे बच्चों को हम लोग पढ़ाने लिखाने में शुरू से ही लगे हुए हैं। हर एक कक्षा में 2, 4, 5 बच्चे ऐसे हो ही जाते हैं जिनको पढ़ाना पड़ता है, और पढ़ाना पड़ता नहीं है, हम लोग ऐसे बच्चों के लिए अपनी जवाबदेही महसूस करते हैं कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए और उसमें प्रसन्नता होती है। साथ ही अभी गवर्नमेंट के पॉलिसी के अधीन जो निम्न आय ग्रुप के फैमिली के बच्चे हैं उनके लिए 25% बच्चों का फ्री एडमिशन की बात भी है, तो उसे भी हम लोग अवे करते हैं। लेकिन वो तो खैर सरकारी एक योजना है, उसके अधीन करते हैं। वैसे भी बच्चे जो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं लेकिन गरीब हैं, आर्थिक ढांचा उनके फैमिली का ठीक नहीं है और बच्चा पढ़ने वाला है, तो उसको हमारी जवाबदेही है कि हम अपने शेयर से, अपने हिस्से से या अपने परिश्रम से, अगर कहीं मुझे खुद को भी हाथ पसारना पड़े तो वह हाथ पसार के उसको पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था करें। और ऐसा मैं ये बहुत वर्षों से करता आ रहा हूँ, अद्यतन करता ही रहा हूँ।
चलिए, तो आप तमाम लोगों को ये भी बात मालूम चल गई होगी कि किस तरह से यहाँ पर जो है जो बच्चे हैं, जो उनके उनके अंदर काबिलियत हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, और अगर उनका फैमिली जो है, उनकी जो फैमिली है वो फाइनेंशियली उतनी मजबूत नहीं है, तब भी ऐसे केस में अगर वो बच्चा वाकई काबिल है और वाकई यहाँ के स्कूल के टेस्ट को अगर वो क्वालिफाई कर पाता है, तो उन बच्चों के लिए सुविधाएं हैं। इसलिए पढ़ने से पहले, और किन्हीं गार्जियन को अगर ये लगता है कि हम अपने बच्चे को बस इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि वो फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि एक बार स्कूल प्रशासन से मिले, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, उनको अपने बच्चे को दिखाएं ताकि उनकी काबिलियत को जांचा जा सके। और अगर ऐसा केस होता है कि बच्चा वाकई काबिल होगा, तो सर ने खुद बताया कि हम शुरुआती दौर से ही इस तरह का काम कर रहे हैं। सर, मेरे ख्याल से सन 1994 के आसपास इस स्कूल को स्थापित किया गया, और उसके बाद 2000 के बाद बहुत रेगुलरली ये स्कूल चलता रहा, और अब एक अच्छा खासा अपना एक मकाम है स्कूल का। अगर बात करें इस स्कूल के 2024 वाले सेशन की, किस तरह से पुराने सेशन से ये अब थोड़ा अलग होने वाला है? 2024 में क्या कुछ नया करने वाला है स्कूल? इधर जो मधुबनी जैसे क्षेत्र में जो विद्यालय चलता है, उसमें अभी तक मौलिक रूप से सिर्फ शैक्षणिक गतिविधि पर ही ध्यान दिया जाता है। लेकिन आज का जो समय हो गया है, या जो बाहर या मधुबनी से बाहर अगर मेट्रोज में जाते हैं, तो बड़ी बात है कि बच्चों में एक्सपोजर आए। एक्सपोजर लाने के लिए सिर्फ उसके जो करिकुलम है, एकेडमिक करिकुलम, उसी से एक्सपोजर नहीं आएगा। उसको बोलने का मौका प्रदान किया जाए, कुछ क्रिएट करने का मौका प्रदान किया जाए, उसका थिंकिंग लेवल अपग्रेड हो सके, वह सोच सके नई नई बातों पर। तो इस सब तरह की गतिविधि को मैं इसी सत्र 2023-24 में ही धीरे धीरे इंक्लूड किया। जैसे ये यहाँ जितने साइंसेज में जो पढ़ाई होती है, उसके साथ जो प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके साथ ही TLM वर्ग कक्ष के लेवल पर ही डेवलप करवा के TLM की टीचिंग लर्निंग जो ये एड्स होते हैं, उसकी सहायता से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें दो फायदे होते हैं। शिक्षक को पढ़ाने के लिए एक TLM का ऐड मिल जाता है, जिसके जरिए पढ़ाने से बच्चों की समझ अच्छी बनती है। साथ ही बच्चे अगर घर से बना कर लाते हैं TLM, सपोज कीजिए कि मुझे हार्ट का ये मॉडल बनवाना है, हार्ट पढ़ाना है, हार्ट का ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इसके लिए बच्चों को टास्क दे दिया गया कि वो हार्ट का डायग्राम मॉडल बनाकर घर से लाएं। तो कुछ बच्चे वर्ग में ऐसे क्रिएटिव ज़रूर होते हैं कि हार्ट के डिफरेंट ऑर्गन्स को डे टू डे लाइफ में, फैमिली में जो भी चीज़ें वो देख रहे हैं, जैसे कोई बीज हो या कोई दाल हो या फिर इस तरह का कोई पत्ता हो, तो जहाँ जो सूट करता है उसके स्ट्रक्चर के आधार पर तो सुंदर मॉडल बनाकर बच्चे लाते हैं, तो क्रिएटिवनेस उसमें डेवलप करता है। साथ ही बच्चे का जो बचा हुआ समय है, जिसमें वो अन्य किसी बातों पर भी सोच सकता है, तो एक सकारात्मक दिशा में वो स्वयं से सोचता है। पर्टिकुलरली वैसे बच्चे जो इस तरह के TLM, न्यूरॉन बनाना हो, हार्ट बनाना हो, या इंडिया का मैप ड्रॉ करना हो, तो इस तरह की गतिविधि जब बच्चे अपने लेवल से करते हैं, तो उनकी पढ़ाई स्वतः हो जाती है और पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ जाती है। तो एक तो ऐसे हम लोगों ने ऐड किया है। एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल्स जो होते हैं साइंसेज में, मैथमेटिक्स में या फिर ज्योग्राफी में, इस तरह का प्रैक्टिकल रेगुलर बेसिस पर रूटीन में हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं 2023-24 में ही। अब वर्ग कक्ष में पढ़ाने के लिए जैसे स्मार्ट बोर्ड है, तो स्मार्ट बोर्ड पर अब कोई 3D कोई ये फिगर हमको देना है या ऑब्जेक्ट को दिखाना है, तो हाथ से प्लेन बोर्ड पर, है ना, वो जो 2 डायरेक्शनल बोर्ड होता है, उससे वह संभव, उस पर बनाना संभव नहीं है। तो ऐसे में हम लोग स्मार्ट बोर्ड की सहायता लेते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। फिर कुछ नई नई चीज़ें जहाँ सीधे सर्च करना पड़ा, तो उसमें हम लोग ये इंटरनेट की मदद से, या फिर हमारे यहाँ वाईफाई है, तो हम लोग जोड़ के उसको बच्चों को सिखाने पढ़ाने का काम करते हैं। अभी इस वर्ष हम लोग मधुबनी में खोजे मॉडलिंग क्ले मधुबनी में नहीं मिल रहा था, तो बच्चों की जानकारी में देने के लिए, बाहर तो जो बड़े बड़े शहर में बच्चे हैं वो जानते ही हैं, वहाँ किया ही जाता है, लेकिन बच्चों के नॉलेज में यह बात जाए, अभिभावक इस बात को समझ सकें, फिर मधुबनी मार्केट में भी उस तरह के सामान आ सकें और बच्चे खेल सकें। अभी जो NEP 2000 है,
उसमें बताया गया है कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना है। तो पहले हम लोग मिट्टी से बनाते थे, लेकिन अब मिट्टी से जो स्कूल में बनाएंगे या घर पर ही बनाएंगे तो माता पिता भी थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हो गए हैं, तो सोचते हैं कि बच्चे का कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पैसा आप खर्च कीजिए, मॉडलिंग क्ले लीजिए, बच्चों को क्रिएट करने दीजिए, घोड़ा बनाए, हाथी बनाए या कोई अन्य सामान बनाए, ट्रांजिस्टर बनाए, मॉडलिंग क्ले की सहायता से बनाएगा। फिर टाइम टू टाइम हम लोग बच्चों को मॉडल बनाने को देते हैं, डायग्राम बनाने को देते हैं। नया साल 2024 में इसी तरह से अन्य चीज़ों को, जैसे वर्ग में, क्लासरूम में एक्टिव टीचिंग का प्रबंध करने की बात हम लोग सोच रहे हैं, जिसमें टीचर डैश पर जितना ही ज़्यादा एक्टिव होंगे, क्लासरूम में बच्चों का कंसंट्रेशन उतना ही उनके प्रति है ना मोटिवेटेड होगी, और इससे बच्चों को ज़्यादा सुविधा मिलेगा और भी क्रिएटिव अप्रोच हम लोग बच्चों में डाल सकें, इस पर हम लोग गहन विचार कर रहे हैं। चलिए, तो अब तमाम लोगों ने ये बात समझ गए होंगे आपके किस तरह से, खास करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी सर ने जिक्र करते हुए बताया कि उसके बताए गए तमाम कहा सकते हैं रूल और रेगुलेशंस को भी फॉलो करने की पूरी कोशिशें हो रही है। ये स्कूल वाकई एक वक्त से, एक लंबे अरसे से ये स्कूल है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है स्कूल अपना एक अलग पहचान बना रही है और वाकई बेहतरीन तरीके से एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही है। न सिर्फ एजुकेशन पर, आपको एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों पर ये स्कूल ध्यान दे रहा है और ये वाकई बेहद खूबसूरत भी बात है और वाकई ये मधुबनी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक वक्त था जब मधुबनी शहर के लोगों को पढ़ने के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए ये सोचना पड़ता था कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, लेकिन आज वक्त गुजरा और वक्त के साथ हालात ये हैं कि आज के दौर में कोई गार्जियन ये नहीं सोचता है कम से कम कि हम अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे, क्योंकि उनके सामने रीजनल सेकेंडरी स्कूल का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपको बताएं कि आज रविवार का दिन था, इसलिए हमने सोचा कि सर से मुलाकात किया जाए। सर खुद स्कूल के प्रांगण के बगल में ही अपना एक घर बनाए हुए हैं और उसी घर में रहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत क्लोज निगाहें हैं। सर खुद स्कूल में 24 घंटा नज़र डालते हैं और देखते रहते हैं। अभी भी जब हम पहुंचे तो हमें स्कूल में ही सर मिले थे, उसके बाद सर के साथ हम उनके आवास पर पहुंचे और यहाँ हमने सोचा कि आप तमाम लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं। सर से बस एक छोटा सा सवाल ये पूछेंगे कि सर चूँकि अब सारी कुछ आपने बता दी है, किस तरह से जो गार्जियंस हैं अगर वो स्कूल से कांटेक्ट करना चाह रहे हो, कुछ लोग होंगे जो बहुत दूर रह रहे होंगे, गांव में रहते हैं, नहीं आ पा रहे होंगे, तो किस तरह से काउंसलिंग कर पाएंगे और क्या इसके लिए क्या कुछ रास्ता है उनके लिए? इसके लिए अभी कुछ जगह पर मैं दे भी चुका हूँ विज्ञापन, और पेपर में भी विज्ञापन जाएगा, उसमें मोबाइल नंबर अवेलेबल रहता है और पेरेंट्स मोबाइल से भी बात करते हैं, विद्यालय के संदर्भ में जानकारी लेते हैं, तो मैं उनको जानकारी दे देता हूं। और विशेष जानकारी के लिए कैंपस विजिट कर सकते हैं, यहाँ आकर देख सकते हैं, तो एक अलग तरह का सुकून उनको मिलेगा। यहाँ हमसे ही बातें नहीं होगी, विद्यालय के बारे में अगर ग्राउंड लेवल की कोई जानकारी लेना चाहते हैं और गार्जियन अगर सतर्क हैं तो यहाँ के बच्चों से भी बात कर सकते हैं। बच्चे जब विद्यालय आएंगे तो बच्चे मिलेंगे, उनको उन बच्चों से पूछ लेंगे तो उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा और ज़्यादा करीब की जानकारी मिलेगी। वैसे हमसे जानना है या विद्यालय व्यवस्था से जानना है तो उसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, उस नंबर पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। मेरा नंबर तो प्रायः लोगों के पास है। चलिए, तो सर ने ये बात आपको बहुत क्लियर बता दी है और वाकई आप तमाम लोग भी समझते हैं इस बात को कि सबसे बेहतरीन तरीका वैसे यही होता है कि अगर आप अपने बच्चे को कहीं पर एडमिशन दिला रहे हैं तो ज़रूरत है कि आप भी स्कूल को विजिट करिए, यहाँ के लोगों से मिलिए, बच्चों से मिलिए, शिक्षक से मिलिए, ताकि आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो सके कि आप अपने बच्चे को जहाँ तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, और तमाम चीज़ों को आप खुद से परख करके अगर अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं तो वाकई आपके बच्चों पर भी इस बात का बड़ा फ़र्क पड़ेगा कि हमारे माँ बाप जो हैं वो खुद बहुत हमें ले करके चल रहे हैं, तो वो उसे इस बात की समझ आएगी और वो खुद भी इल्म हासिल करना चाहेगा। तो ये हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर सर थे, आर.एस. पांडे सर, डॉक्टर आर.एस. पांडे सर, और इन्होंने बड़ी खूबसूरती से तमाम बातें आपको बता दी है। बाकी आप तमाम लोगों को चाहिए कि आने वाले वक्त में 14 फरवरी से नए सेशन के लिए एडमिशन की शुरुआत होने वाली है। तो सर ने पहले ही कहा कि जितना सीट वैकेंट होता है उसी के आधार पर बच्चों की एडमिशन ली जाती है। तो 14 फरवरी के बाद आप ये मत सोचिएगा कि अप्रैल में क्लासेस शुरू होने वाला है तो हम मार्च के लास्ट में जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप यहाँ आए और आपको मालूम चले कि स्कूल में बच्चे फील्ड हो गए हैं और एडमिशन नहीं लिया जा सकता है। इसलिए वक्त की ज़रूरत भी यही है कि जो पहले आता है वही पाता है। तो आइए और यहाँ आकर के एडमिशन लीजिए, पहले जाँचिए, परखिए और उसके बाद एडमिशन लीजिए,
ताकि आपको बहुत अच्छी सुविधा मिल सके और आपके बच्चों को भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिल सके। बाकी आप तमाम अलग तरह की जानकारी लेने के लिए स्कूल की वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ आकर के मुलाकात भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका अपना धन्यवाद। हिंदुस्तानी मीडिया को पूरा मैं धन्यवाद देता हूँ।